पाउडर्स। अब हम पढ़ेंगे पाउडर्स के बारे में। जैसे हमने बहुत सारी डोजेज फॉर्म पढ़ी थी, उसमें से एक हमारी डोजेज फॉर्म होती है पाउडर्स की। पाउडर्स कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं, वो ना एक फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस होता है। हमारा कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है और हम उसको पर्टिकुलरली छोटे छोटे ड्राई या सॉलिड उसको फाइन पार्टिकल्स में उसको कर लेते हैं या उसका पार्टिकल साइज छोटा कर लेते हैं, तो वहाँ पे उसको हम पाउडर्स बोलते हैं। आप इनको एडमिनिस्टर कैसे करोगे, किस फॉर्म में? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा? हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनली भी हो सकता है, एक्सटर्नली भी हो सकता है। इंटरनली में हमारा ओरली रेक्टली आता है, एक्सटर्नल में हमारा टॉपिकली आता है। वहीं पे पाउडर्स प्रिपेयर कैसे होता है? जैसे आपका कोई भी सॉलिड फॉर्म है, अगर उसको हमें प्रिपेयर करना है तो या तो हम उसको ग्राइंड करेंगे, या उसको जैसे होता है ना ग्राइंड करके, मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके ट्राइचुरेटिंग प्रोसेस के थ्रू उसको सॉलिड पार्टिकल्स को, जो सॉलिड है उस ड्रग पार्टिकल को हम एक पर्टिकुलर साइज तक पहुंचाएंगे, या एक हमारी जो डिग्री ऑफ फाइनेंस है वहाँ तक पहुँचाएंगे। तो ऐसे हमारा जनरेशन होता है या प्रोडक्शन होता है, प्रिपेयर करते हैं हम पाउडर को। अब पाउडर के क्लासिफिकेशन भी है हमारी। चलो ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स पाउडर जो है एक सॉलिड डोजेज फॉर्म में आ गए, उसको हम एक तरीके से ड्रग डिलीवरी सिस्टम की तरह यूज़ करेंगे। हमारी ड्रग जो है किसी भी सिस्टम या ऑर्गन में रीच आउट करनी है, तो वहाँ पे हम पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। अब क्या हुआ, अब क्लासिफिकेशन पाउडर्स ऐसा तो है नहीं कि एक ही पार्ट में होगा। पाउडर्स भी बहुत तरीके, डिपेंड करता है उनके पार्टिकल साइज पे, फ्लो प्रॉपर्टीज पे और इंटेंडेड यूज पे। उसका पार्टिकल साइज क्या है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, किस वजह से उसको हमने पाउडर फॉर्म में यूज करना है, वो भी हम देखेंगे। जैसे पार्टिकल साइज के बेसिस पे डिवाइड होता है हमारा कोर्स पाउडर में। ठीक है, कोर्स हमारा थोड़ा फाइन से थोड़ा मोटा रह जाता है। मॉडरेटली फाइन मतलब ये ना एक तरीके से पाउडर के फॉर्म्स हैं कि कितना मोटा है, पार्टिकल साइज कितना बड़ा है। कोर्स पाउडर में आप फील करोगे थोड़ा बहुत आपको सॉलिडिफाई, मतलब थोड़े सॉलिड पार्टिकल्स आपको फील हो जाएंगे। मॉडरेटली फाइन में, फाइन मतलब एक ऐसा पार्ट है, ना तो वो कोर्स में आता है ना बहुत ज़्यादा फाइन में, पतला सा पाउडर नहीं आता। मॉडरेटली फाइन हमारा थोड़ा बहुत उसमें जो हमें यहाँ फील हो रहा था कोर्स पाउडर, वो नहीं होगा। फाइन पाउडर्स में जो हमारा एक तरीके से स्टैंडर्डली हम यूज़ करते हैं, वो हम फाइन पाउडर्स यूज़ करते हैं। वेरी फाइन पाउडर्स में हम इतना ज़्यादा ग्राइंड कर देते हैं उनको कि वो बहुत माइन्यूट लेवल पे पार्टिकल्स पहुंच जाते हैं। ठीक है, फ्लो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। हमारे जो पाउडर्स हैं वो एक तो फ्री फ्लोइंग पाउडर्स होंगे या कोहेसिव पाउडर्स होंगे। वहीं हमारे हमें पाउडर्स को कैसे यूज़ करना है, उसका इंटेंट क्या है। जैसे बल्क हो गया, बल्क पाउडर्स हैं, डिवाइडेड हैं, टॉपिकली हैं, इस तरीके से हम। फिर आता है इंसफलेशन पाउडर्स या पाउडर्स फॉर इंजेक्शन। ये डिपेंड करता है हमने किस पर्पस से उस पाउडर को यूज़ करना है। क्लासिफिकेशन पाउडर्स की उनके यूज़ पे होती है, फ्लो प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे होती है, पार्टिकल साइज पे होती है। अब हमारा जो क्लासिफिकेशन में है, हम उसमें पढ़ेंगे जो हमारे पार्टिकल साइज है ना, पार्टिकल साइज की रेंज क्या होती है। जैसे हमारा कोर्स पार्टिकल साइज रेंज होता है 355 से 1000 माइक्रोन्स तक। वहीं हमारे पार्टिकल मॉडरेटली फाइन पार्टिकल्स पाउडर की जो साइज होगा, पार्टिकल साइज, वो 180 टू 350 माइक्रोन्स होगा। ये घटता चला जाएगा, मतलब यहाँ पे डिक्रीज ऑर्डर में चलेगा। कोर्स जितना होगा वो उतना बड़ा होगा माइक्रोन में, और जैसे जैसे वो फाइन होता चला जाएगा वहाँ पे माइक्रोन्स हमारा रिड्यूस होता जाएगा। जो हमारे पार्टिकल साइज का रेंज है वो कम होता जाएगा। अब जैसे हमारा कम हुआ, फाइन पाउडर्स में जो नॉर्मल रेंज होती है वो हमारी होती है 75 टू 180 माइक्रोन्स। और वहीं पे हम देखेंगे जो हमारा वेरी फाइन पाउडर्स है ना, पार्टिकल साइज का जो, वो स्मॉल हो जाएगा 75 से भी छोटा। 75 माइक्रोन टू 180 माइक्रोन्स आप मानो कि हमारा एक फाइन जो पाउडर है उसका पार्टिकल रेंज जो होगी हमारी 75 टू 180 होगा। तो आप ये लोग मत भूलना कि 75 टू 180 माइक्रोन्स को। ठीक है, अब फ्लो प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम पढ़ते हैं कि फ्री फ्लोइंग पाउडर्स जो होते हैं वो इजीली फ्लो हो जाते हैं। जैसे कोहेशन होता है ना पार्टिकल्स के बीच में, उसके बीच में वो एकदम से आसानी से फ्लो कर पाते हैं। और जनरली जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में फ्री फ्लोइंग पाउडर्स ही यूज़ किए जाते हैं। अब जैसे हमारा कोहेसिव पाउडर्स हो गए, उनकी
क्या टेंडेंसी होती है, कोहेसिव पाउडर्स ना एक दूसरे से चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, उसमें क्लम्प फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इसलिए इस इशू की वजह से, पर्टिकुलर स्टिकिंग इशू की वजह से, ये मैन्युफैक्चरिंग या उसके टाइम पे हम थोड़ा सा क्या करते हैं, अगर हमें ज़रूरत है इस पाउडर की, कोहेसिव की, कि हमें स्टिक कराना है किसी चीज़ में या किसी प्रोसेस की तरह, तो एक तरीके से ये मैन्युफैक्चरिंग और एडिशनल प्रोसेसिंग स्टेप्स जो होते हैं वहाँ ज़रूरत पड़ती है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा अगर इसमें ये प्रॉपर्टी है तो काम नहीं आएगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में ये काम आ जाएगा, और जहाँ रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ये काम करेगा अपना। अब आता है हमारा इंटेंडेड यूज़। हमें जैसे कहीं भी बल्क पाउडर्स है, अगर कभी भी आपको डायरेक्ट कंजप्शन करना है, एक तो वहाँ पे डायरेक्ट कंजप्शन के टाइम पे बल्क पाउडर्स यूज़ करोगे, या फिर रॉ मटेरियल जो है हमारा बल्क पाउडर के फॉर्म में हम उसको प्रोडक्शन के किसी भी डोजेज फॉर्म की प्रिपरेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे टैबलेट है, अच्छा टैबलेट कैसे बनेगी? टैबलेट हमारी तभी बनेगी जब हमारे पास बल्क में ना एक पर्टिकुलर अमाउंट में हमारा पाउडर है बल्क में बहुत सारा, फिर हम उसको कंप्रेस करके टैबलेट शेप में ले आए, तो हमारा बल्क पाउडर इस यूज़ में भी आता है। ग्रैन्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, ग्रैन्यूल्स फॉर्मेशंस होती हैं, कैप्सूल्स हो गए, तो उसमें ना हमेशा से बल्क पाउडर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वहीं पे अगर देखोगे डिवाइडेड पाउडर्स में पहले ही क्या होता है, हमारा प्री वेड होता है या प्री पैकेज होता है, ये पहले से ही इंडिविजुअली डिवाइडेड, मतलब डिवाइडेड आप समझो एक पार्टीशन मान लो, पहले ही हमने एक ये पर्टिकुलरली पाउडर का फॉर्म है, यहाँ पे पाउडर प्रेजेंट है, हम उसको बीच में से डिवाइड कर देते हैं। तो या तो आप उसको पहले से ही वे करके रख लोगे या पहले से ही उसको पैक करके रख लोगे। एक ये इसलिए इजी पड़ता है डिवाइडेड पाउडर, हम डायरेक्टली उसको पर्टिकुलर फॉर्मेशन को टैबलेट या किसी भी ओरल फॉर्मेशन के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम डिवाइडेड पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। टॉपिकल पाउडर्स क्या होते हैं, मोस्टली हम इसको एक्सटर्नली बाहर से स्किन पे अप्लाई करते हैं। हमारी जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई या वुंड्स हो गए, उस पर एक ना डायरेक्ट थेराप्यूटिक पर्पस के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं अपना थेराप्यूटिक पाउडर्स। अब इनसफ्लेशन पाउडर्स वो होते हैं, बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ग्राउंड पाउडर्स होते हैं, जब हमें कोई भी नेजल के थ्रू या रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू कोई भी हमें मेडिकेशन पहुंचानी है हमारे लंग्स में, तो हम एक तरीके से उसको फाइन फॉर्म में उसको यूज़ कर सकते हैं, हम उसको इनहेल कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इनसफ्लेशन पाउडर्स। और हमने आगे देखते हैं, इनसफ्लेशन पाउडर हमने पढ़ लिया। अब ये पाउडर फॉर इंजेक्शंस, अब आप ये सोचोगे कि यार इंजेक्शंस के थ्रू भी हम पाउडर्स दे सकते हैं या नहीं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में? बिल्कुल दे सकते हैं। एक ना हमारे स्टेराइल होती हैं, जैसे बहुत सारे स्टेराइल्स होते हैं या ड्राई पाउडर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, सूटेबल सॉल्वेंट होता है। वो हम क्या करते हैं, जब किसी भी आपने कुछ देखा होगा, जैसे बहुत सारे स्टेराइल्स में ना वायल्स में ऐसे करके ना पाउडर फॉर्म आती है, हम उसमें वाटर फॉर इंजेक्शन लेते हैं, इंजेक्शंस के थ्रू इसमें उसको मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद जैसे वो सूटेबल सॉल्वेंट जो भी मिक्स होना होगा हमारा, उसको हम ले लेंगे अपने इंजेक्शन में, इंजेक्शंस के थ्रू डायरेक्टली हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम ना थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुली यूज़ करते हैं, या फिर ये केयरफुली प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन होता है इसका, क्योंकि इसमें कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हमारे पाउडर्स का एडवांटेज क्या है, हम किस लिए पाउडर्स यूज़ कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ तो एडवांटेज होगा। हमारे पाउडर्स का आप सोचो, जो हमारा जैसे ADME है, आप ये सोच के चलो, ADME में क्या होता है, हमारा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म व एक्सक्रीशन है, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन से पहले एक फॉर्म आता है, अरे ये पेन क्यों नहीं वर्क कर रहा है, डिसइंटीग्रेशन। अब आपने कोई भी ओरली आपने कुछ भी लिया, सोचो टैब ले ली, एक टैबलेट हमने, टैब लेने के बाद वो हमारी स्टमक में जाएगा, उसके बाद वो टैब डिसइंटीग्रेट होगा ना, टूटेगा, तभी एब्जॉर्ब होगा। अब सोचो, अब पाउडर हमारा पाउडर फॉर्म में है ऑलरेडी, वो ऑलरेडी ही डिसइंटीग्रेटेड है, फाइन पार्टिकल्स है, तो उसमें डिसइंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन क्या होगा, अब जब डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कुछ नहीं, उसको टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है उसका, तो क्या होगा, रैपिड ऑनसेट होगा, एक्शन जो होगा उसका जल्दी मिलेगा हमको।
इसलिए जल्दी मिलेगा क्योंकि डिसइंटीग्रेशन में उसका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी होगी डोजिंग में, हमें सोचना नहीं पड़ेगा, फ्लेक्सिबली हम उसको यूज़ कर सकते हैं कि इतना इतना परसेंट हमको देना है या इतना mg देना है, ठीक है, वे करके उसको। ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत आसानी होती है, डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर सकते हो। उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो अच्छी खासी स्टेबिलिटी होती है, गुड स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि ये ना डायरेक्ट मॉइस्चर या हीट को एक्सपोज नहीं होते, इसलिए ये मेडिकेशन डिग्रेड भी नहीं होती। अब जैसे हमारे पार्टिकल्स साइज जो है रैपिड ऑनसेट में कम होगा तो उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वो जल्दी से डिसोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन चले जाते हैं, डिसइंटीग्रेट नहीं होते, डायरेक्ट डिसोल्यूट हो जाते हैं और वहाँ से वो एब्जॉर्प्शन के फेजेस में चले जाते हैं। अब हमने फ्लेक्सिबिलिटी देखी थी, देखो एक इंडिविजुअल पेशेंट को अप्रोप्रिएट डोज देना बहुत ईजी हो जाता है कि आपको पाउडर्स ईजिली जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं, आपने पेशेंट के डोज के अकॉर्डिंग आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। वहीं पे हमारा आता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में क्या है, जो हमारे पाउडर्स हैं ना उनको जनरली उनकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है क्योंकि वो मॉइस्चर या एटमॉस्फेयर थोड़ा हीट से नहीं इतना ज़्यादा एक्सपोज हुए होते हैं, तो वो डिग्रेड नहीं होते कि जैसे हमारी मेडिसिन ना जल्दी से डिग्रेड हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो हमारा एक एडवांटेज है पाउडर का कि आप इसको यूज़ कर सकते हो। वर्सटिलिटी बहुत है कि आप इसका जो डोजेज फॉर्म है वो वर्सेटाइल है, लाइक आप उसको रेक्टली भी ले सकते हो, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन भी ले सकते हो, पेरेंट्रल भी ले सकते हो, मतलब वर्सेटाइल है, एडजस्टेबल है, हर उसके बहुत सारे फॉर्म है, बहुत तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से इसको आप वर्सटाइल भी देख सकते हो, इसकी वर्सटिलिटी अलग ही है। अब देखो, अगर किसी का आपको फ़ायदा है वहीं पे आपको कुछ ना कुछ उसका नुकसान भी होगा। जैसे एडवांटेज है वैसे ही वहाँ पे आपको डिसएडवांटेज भी मिलेगी। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। तो इसके हमारे पाउडर्स की भी दो साइड्स हैं, डिसएडवांटेज भी है इसकी। पहला जो डिसएडवांटेज है वो है हाइग्रोस्कोपिसिटी। अब हमारा एक पाउडर है, वो पाउडर ना इजीली मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है एयर से, तो क्या होगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा हमारे मेडिकेशन का, वहाँ पे क्लम्पिंग हो जाएगी। हमारा जो पाउडर है एक साथ जैसे वो पाउडर एब्जॉर्ब करेगा ना मॉइस्चर, तो एक तरीके से वहाँ पे क्लम्प फॉर्मेशन हो जाएगी या हमारा मेडिकेशन जो है ख़राब हो जाएगी। तो हाइग्रोस्कोपिसिटी के चांसेस जब होते हैं तो वो एक डिसएडवांटेज है। उसका प्लेजेंट टेस्ट नहीं सॉरी, वो थोड़ा ना गले ऐसे हो रहे हैं इस टाइम, तो इसलिए टेस्ट। मेडिकेशन क्या होता है, इसका एक ना कभी कभी हो सकता है थोड़ा सा ना अनप्लेजेंट टेस्ट हो, आपके टेस्ट बड को ये सूट ना करे, बिटर टेस्ट हो सकता है, या आपके ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे वो जो ड्रग है या जो भी पाउडर है ना वो अनपैलेटेबल हो, आपके पैलेट को सूट ना करे, ठीक है। एक ये डिसएडवांटेज हो गया। बहुत लोग ना अगर कड़वी दवाई होती है, कड़वा होता है ना, तो खाते नहीं है, तो इसलिए इसका टेस्ट जो है एक डिसएडवांटेज है। इनएक्यूरेसी इन डोजिंग, कभी कभी क्या होता है, हमारा अगर ड्रग पार्टिकल प्रॉपर फाइन नहीं है या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है फाइन पार्टिकल्स में, तो कभी डोजिंग में इनएक्यूरेसी आ जाएगी। सोचो इसमें इतना हमारा इतना पार्टिकल है, जैसे एक साथ इतना रह गया है और सारे ऐसे हैं लेकिन ये ऐसा है, तो क्या होगा, अगर ये जिस भी साइज में पहुंचेगा ना वह अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा हमारे मेडिकेशन का तो ये इनएक्यूरेसी है हमारी डोजिंग में। एक तरीके से इनकन्वीनियंस भी होता है प्रिपेयरिंग और एडमिनिस्ट्रिंग के टाइम पे ना पाउडर का हमारा जो डोजिंग सिस्टम एक तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, आप इसको देखोगे कि एक्यूरेट हुआ है या नहीं। टैबलेट के फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर हम देखें या कैप्सूल के डोजेज फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा सा ना इनकन्वीनियंस हो जाता है, थोड़ा प्रॉब्लम करता है ये, तो इसलिए ना इसका खुद का भी एक डिसएडवांटेज है। आज हम पढ़ेंगे मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स। देखो पाउडर्स ना ऐसा नहीं होना चाहिए उसमें किसी भी चीज़ की क्वांटिटी या फिर प्रॉपरली मिक्स ना हो, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। वो हमारा जो पाउडर है ना वो एक होमोजेनस होना चाहिए, होमोजेनस ब्लेंड होना चाहिए जिसमें हमारे एपीआई, ठीक है, एपीआई जो है और हमारे एक्सिपिएंट्स हैं, ठीक है, आप समझ जाना, एपीआई एक्सिपिएंट्स जो हैं वो एक साथ मिले होने चाहिए होमोजेनस ब्लेंड में।
कि ये नहीं हो कि डिस्ट्रीब्यूशन एपीआई का एक पार्ट में ज़्यादा हो या एक्सिपिएंट्स का ज़्यादा हो, प्रॉपरली यूनिफॉर्मली मिक्स होने चाहिए हमारे पाउडर्स। और ये ना हमारी जब भी कभी टैबलेट फॉर्मेशन हो, ये हमारे कब काम आते हैं, जैसे हमें कभी भी टैबलेट बनानी हो या कैप्सूल्स करना हो, तो इस फॉर्मुलेशन में पहले ही हमारे जो पाउडर्स होते हैं वो हमारे यूनिफॉर्मली मिक्स होने चाहिए। ठीक है, अगर वो यूनिफॉर्म मिक्स नहीं होंगे, कहीं ना कहीं टैब और कैप का जो हमारा टैबलेट और कैप्सूल्स है उसमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है एपीआई और एक्सिपिएंट्स का। तो हमें ज़रूरी है कि हमें मिक्स होना, पाउडर का मिक्सिंग प्रॉपर होना चाहिए। हम इसको 2 फॉर्म में कर सकते हैं, 2 कैटेगरीज हैं अगर देखा जाए। एक कैटेगरी है हमारी लाइक नॉर्मली सोचो, एक तो मैनुअली होता है और एक होता है हमारा मैकेनिकली। मैनुअली तो आपको सबको पता है कि इसमें ह्यूमन फोर्स एक तरीके से हम यूज़ करते हैं, और मैकेनिकली में हम मशीनरी यूज़ करेंगे। मैनुअली में हमारे जो आ जाते हैं 3 मेथड आते हैं जिससे हम यूज़ कर सकते हैं मैनुअली में। एक होता है हमारा स्पैचुला मिक्सिंग। स्पैचुला मिक्सिंग में हम स्पैचुला यूज़ करते हैं। स्पैचुला सबको पता होगा स्पैचुला क्या होता है। जब भी हमारा कोई भी मिक्स हो रहा है, कोई भी पाउडर है उसमें एपीआई एक्सिपिएंट्स है, हम उसको मिक्स करेंगे, जैसे कटिंग, ग्राइंडिंग और ये सब किसके थ्रू करेंगे, हम अपने प्रेसिंग वगैरह सब स्पैचुला के थ्रू करेंगे। फिर हमारा आता है ट्राइचुरेशन मेथड। ट्राइचुरेशन में क्या होता है, हम मोटर पेस्ट्रल यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, एक एक्स्ट्रा आप देखो, मोटर पेस्ट्रल यूज़ करते हैं। उसका काम क्या होता है, सर्कुलेटरी मोशन में ना, जैसे आप ऐसे राउंड 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 मोटर पेस्ट्रल में, आपने घर में भी देखा होगा, आपके घर में मोटर पेस्ट्रल होगा इफ़ इन केस, तो वो सर्कुलर मोशन में हम उसको मिक्सिंग करते हैं। एक तरीके से ग्राइंड करने का भी काम करता है हमारा मोटर पेस्ट्रल। ठीक है, हमारा है फिर जियोमेट्रिक डाइल्यूशन। जियोमेट्रिक डाइल्यूशन में क्या होता है, हमारा जैसे कोई भी 2 प्रपोर्शंस हैं किसी भी उसके पाउडर फॉर्म के, ए या बी है, हमें कोई भी चीज़ बल्क में प्रोड्यूस करनी है, तो हमारा ये कॉन्सेंट्रेशन का हमने इतना लेना है, इसमें 2% और इसमें से हमें 10%। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से ये हम ज्योमेट्रिकली देखेंगे कि इसमें से इतना पार्ट ले लेंगे, इतना, फिर उसको मिक्स करेंगे प्रॉपरली। मिक्स करने के बाद एक यूनिफॉर्म ब्लेंड जब बन जाएगा तब हम कर देंगे इसको आगे फॉरवर्ड फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। फर्दर प्रोसेसिंग में हमारा क्या आता है, हमारा आ जाता है टैबलेट, कैप्सूल्स या बल्क पाउडर, कोई भी आगे का जो भी प्रोसेस है। तो मैनुअली ये 3 है। मैकेनिकल में 4 आ जाते हैं हमारे, जैसे हम सबसे पहले देखेंगे अपना, हमारा यहाँ आ जाएगा फर्स्ट में टम्बलिंग। ठीक है, प्लानेटरी, ये सारे ना मैकेनिकल मिक्सर्स हैं, या फिर आप इनको ऐसे याद रखो बहुत तरीके से, जैसे हम अपने घर में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं ना, जैसे मिक्सर, ग्राइंडर, उसी तरीके से ये सब काम करते हैं। एक आता है हमारा रिबन ब्लेंडर, ये हमारे मिक्सर्स हैं। अगर आपको थोड़ा सा मेरी वॉइस से लगेगा कि नहीं समझ आ रहा, तो आप एक बार ना मैच कर लेना नोट से, वहाँ से आपको इजी पड़ जाएगा। ठीक है, और एक हमारा आता है हाई शेयर मिक्सचर। अब मैं आपको इसका एक ब्रीफ दे देती हूँ कैसा होता है हमारा टम्बलिंग मिक्सचर। आपने कभी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे एक टम्बलर देखा है जिसमें कंक्रीट प्रिपेयर होता है, उसमें वो सीमेंट, बजरी, रेत और ये सब डालते हैं ना, सैंड वगैरह, वैसा ही होता है हमारा टम्बलिंग मिक्सचर। या तो वो वी शेप में होगा, ठीक है, या होगा वो डबल कोन शेप में। मतलब आप समझ आ जाना चाहिए आपको, जैसे ऐसे करके जो भी उसका है, इधर से एंट्री करना है, यहाँ पे वो मिक्स होगा। एक तरीके से टम्बलर रोटेशंस होती हैं उसमें, उसे हम टम्बलिंग मिक्सचर कहते हैं। प्लेनेटरी मिक्सचर को आप याद रखो, जैसे पुराने ज़माने में मक्खन नहीं निकालते थे, उस तरीके से होता है हमारा। जैसे प्लेनेटरी में एक नीचे बोल होगी या कोई भी कंटेनर होगा जिसमें हम अपना मिक्सचर प्रॉपरली डाल देंगे, जो जो मिक्स होना है। फिर ऊपर से ना एक रोटेटर आता है,
या फिर एक फोर्स इम्पेलर बोल सकते हो, यहाँ से हम डालेंगे वो आएगा। आप इसको ना बहुत सारी वीडियोस में भी देखते होंगे आई थिंक, कि वहाँ पे अगर जैसे किसी को मिक्स करना है पाउडर को या केक फॉर्मेशन क्रीम टाइम पे, तो वो इम्पेलर ऊपर से आएगा और यहाँ पे प्रॉपरली उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यूनिफॉर्मली मिक्स कर देगा। वो है हमारा प्लानिटरी मिक्सर। रिबन ब्लेंडर जो होता है हमारा, वो बहुत बड़े काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी आइडियल है ये हमारा रिबन ब्लेंडर। एक हमारा इस तरीके से कंटेनर है, या आप इसको बोल दो हमारा एक कोई भी ऐसे कंटेनर है, उसमें हमारा हेलिकल शेप्स में या रिबन शेप्स में इस तरीके से ब्लेड्स लगे होते हैं जो मिक्सिंग में काम करते हैं हेलिकल शेप में, और इसमें बहुत सारा जैसे लार्ज अमाउंट ऑफ पाउडर्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं मिक्स करके। यहाँ पे आप डाल दोगे, डालने के बाद ये इसको मिक्स कर देगा रिबन ब्लेंडर, और बहुत ईजी, बहुत अच्छे से मैकेनिकली अगर देखो तो रिबन ब्लेंडर यूज़फुल है। हाई शेयर में क्या होता है, एक हमारा नॉर्मली बहुत ज़्यादा शेयर फोर्स यूज़ होता है जो जल्दी मिक्स कर देता है और एक तरीके से टाइम कम लेता है थोड़ा। अगर हम देखें हमारा हाई शेयर मिक्सचर इस टाइप का होता है। आगे हम पढ़ेंगे बहुत सारी अलग अलग इसके ही, अगर एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है, नोट्स में। अगर हम देखें कि हमारा जो पाउडर होता है फार्मास्यूटिकल पाउडर, वो दो तरीके से होता है। एक तो सिंपल पाउडर होगा या कंपाउंड पाउडर्स फॉर्म में होगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कंपोजिशन में डिफरेंस होगा। सिंपल पाउडर में हमारा एक सिंगल एपीआई होता है, हमारा जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होगा ना वो सिर्फ एक ही होगा, सिंगल होगा। और वहीं पे कंपाउंड में हमारे दो या दो से ज़्यादा एपीआई हो सकते हैं, लेकिन उनका एक स्पेसिफिक रेशियो होगा। वहीं पे उसका जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट आएगा, एक सिंगल थेरेप्यूटिक इफेक्ट आएगा, क्योंकि वहां पर सिर्फ हमने क्या, एक ही एपीआई यूज किया है। वहीं अगर आप देखोगे हमने जब एक से ज्यादा एपीआई यूज किया है तो वहां पे वो मल्टीपल थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करेगा, और डिपेंड करता है उसका हम एपीआई के इंट्रैक्शन के बेसिस पे, ठीक है। फॉर्मुलेशन कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बहुत सिंपल होती है, क्योंकि कुछ ही कंपोनेंट्स हम इसमें यूज़ करते हैं, और हमारा फॉर्मुलेशन कंपाउंड पाउडर्स में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि हम इसमें एक से ज़्यादा कंपाउंड्स यूज़ करते हैं, एपीआई ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमें चेक करना होता है कि एपीआई का इंट्रैक्शन तो नहीं हुआ आपस में, कहीं वो ज़्यादा इंट्रैक्ट हो गए और कुछ साइड इफेक्ट दे दें या एडवर्स इफेक्ट हो जाए उस चीज़ का, उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। पर्पस क्या है, जब भी हमें कभी सिंगल ड्रग सफिशिएंटली यूज़ करना हो किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, तब हम इस पर्पस सिंपल पाउडर्स को यूज़ कर सकते हैं। या जब हमें किसी भी ड्रग का सिनर्जिस्टिक मतलब इफेक्ट देखना हो, या कंबाइंड फॉर्म में इफेक्ट देखना हो, एक से ज़्यादा अच्छा सिनर्जिज्म देखना हो, तो हम वहाँ पे कंपाउंड पाउडर्स यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस, सिंपल पाउडर्स में कुछ ही चैलेंज आते हैं क्योंकि एक ही एपीआई होता है, ज़्यादा कुछ इसमें चैलेंज नहीं होता चैलेंजिंग। बट हाँ, कंपाउंड पाउडर्स में थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हमें दो पर्टिकुलर कंपाउंड्स की कंपैटिबिलिटी और स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ती है। अगर वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल या स्टेबल नहीं है तो हम उसको कंबाइन करके कंपाउंड पाउडर्स नहीं बना सकते, ठीक है। अब हम देखेंगे सिंपल पाउडर की प्रिपरेशन किस तरीके से होती है। अब हमारा सिंपल पाउडर का प्रिपरेशन बहुत ही सिंपल होता है। इसमें यहाँ से हम जब सिंपल पाउडर की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम अपने इंग्रेडिएंट सेलेक्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट सिलेक्शन में हमारा सबसे पहले जो आ जाएगा वो है हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो हमारा नेसेसरी एक्टिव प्रोवाइड करेगा। एक्टिव इंग्रेडिएंट मान लो, इसके साथ साथ ही हम अपने एक्सीपिएंट्स डालते हैं। एक्सीपिएंट्स में हमारे आ सकते हैं एक तो डाइल्यूएंट्स, ठीक है, ल्यूब्रिकेंट्स, ग्लाइडेंट्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स, जो हमारे अगर हम कोई भी पाउडर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे काम आ सके। एक्सीपिएंट्स में ये सब डलते हैं, जबकि ये हेल्प करता है उस पाउडर को एक प्रॉपर यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टी देने के लिए, जिसमें हमारा बाइंडिंग एजेंट्स हैं और हमारा ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट्स हैं, ग्लाइडेंट्स हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, जो हेल्प करते हैं एक प्रॉपर फॉर्मुलेशन के लिए। फिर हम साइजिंग करेंगे। हमारे इंग्रेडिएंट्स का ना एक पर्टिकुलर साइज होना चाहिए। एप्रोप्रिएट पार्टिकल साइज नहीं होगा तो हमारा ना फॉर्मुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो सीविंग मेथड यूज़ करेंगे। हम एक पर्टिकुलर मैश साइज़ की सीव लेंगे, लाइक 40-30 जो भी अप्रोप्रिएट है उसके हिसाब से, तो हम सीव यूज़ कर सकते हैं। मिलिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, मिल मैकेनिकल उसमें यूज़ कर सकते हो, या ग्राइंडिंग कर सकते हो उसका, कि आपको कितना फाइन चाहिए पाउडर आपका, उसके बेसिस पे। मिक्सिंग हम पढ़ चुके हैं, मिक्सिंग दो तरीके से कर सकते हैं, मैनुअली या मैकेनिकली। अगर छोटा बैच है तो आप मैनुअली कर सकते हो, अगर बड़ा बैच है तो उसके लिए आप मैकेनिकल
लाइक मैकेनिकली उसको मिक्स कर सकते हो, ठीक है। पैकेजिंग हमें इसलिए ज़रूरी है, पैकेजिंग से क्या होता है हम पैकेजिंग एक पर्टिकुलर पैकेजिंग होनी चाहिए जिससे कि हम एक तो मॉइस्चर से प्रोटेक्ट कर सकें। मॉइस्चर हमारे पाउडर को ख़राब कर सकता है, हीट से, लाइट से, क्योंकि क्या होता है ये सब चीज़ें ना हमारे पाउडर्स के कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज़ में इफ़ेक्ट शो करते हैं। हमारा पाउडर या हमारा जो भी प्रिपरेशन है, प्रोडक्ट बनने वाला है जो उससे पहले हमारा पाउडर है, उसको इफ़ेक्ट कर सकता है। तो हमें पैकेजिंग का बहुत ध्यान रखना चाहिए, हम प्रॉपर पैकेजिंग यूज़ करें जो कि उसे मॉइस्चर, हीट, लाइट इन सब से बचा कर रखें। यहाँ हमारा प्रोसेस पूरा हो जाता है, यहाँ एंड हो गया है, हमारे सिंपल पाउडर पूरा बन के तैयार हो चुका है। अब हम देखेंगे कि हमारे कंपाउंड पाउडर्स की प्रिपरेशन कैसे होती है। हमने पढ़ा था कंपाउंड पाउडर्स में टू और मोर देन 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसको हमें ध्यान रखना चाहिए। हमने स्टार्ट किया, हम अपना सिलेक्शन करेंगे इंग्रेडिएंट का। हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट सेलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कि हमारे उसी के बेसिस पे हम एक्सीपिएंट्स भी सेलेक्ट करेंगे कि हमारे एक्सीपिएंट्स मिल के साथ में एक थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट शो करें। यहीं पे हमें साथ साथ हमें कंपैटिबिलिटी भी चेक करनी है कि वो दोनों साथ में एक से ज़्यादा जो इंग्रेडिएंट है हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट वो कंपैटिबल है, स्टेबल है या नहीं। अगर ये सब हमें नहीं चेक करते तो क्या होता है, ड्रग इंट्रैक्शन की इशू हो जाता है। तो हमें ड्रग इंट्रैक्शन का इशू ना हो उससे बचाने के लिए हम पहले ही उसकी कंपैटिबिलिटी और स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे, जो एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है या 2 है या 3 है, जितना भी है। साइजिंग के लिए हम वही उसका करेक्ट साइज देखेंगे, करेक्ट पार्टिकल साइज़ हमें पता होना चाहिए। पार्टिकल साइज़ से क्या होता है, हमें इजी होता है जब डिसोल्यूशन के फेज़ में आता है या फिर एब्जॉर्प्शन के आता है तो वो इजी हो जाता है। तो हमें साइज़ ऑफ इंग्रेडिएंट मेंटेन रखना है। वो हम कैसे कर सकते हैं, ग्राइंडिंग, मिलिंग और सीव्ड, इसके थ्रू हम उसके अपने पाउडर की फाइननेस चेक कर सकते हैं कि हमारा पाउडर कितना फाइन है। मिक्सिंग के लिए इसमें हम ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन देखते हैं। ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन इसलिए देखते हैं क्योंकि हमारे पास ना एक से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, तो हमें पता होना चाहिए इसकी कितनी क्वांटिटी हमें पर्टिकुलर एक्सीपिएंट्स के साथ मिक्स करनी है या हमें एक साथ मिक्स करके एक डिज़ायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करना है। तो वहाँ पे ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन ज़रूरी है। पैकेजिंग आपको पता है, हम पैकेजिंग इसलिए अच्छी करेंगे क्योंकि हम उसे कंटैमिनेशन से बचा सके। देखो ये समझ जाना, कंटैमिनेशन ही लिखा है, ठीक है। उसको हीट से प्रोटेक्ट करेंगे, मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करेंगे, जिससे कि हमारा जो, अब ये देखो कंपाउंड पाउडर हमारा टैब फॉर्म के लिए भी प्रिपेयर हो सकता है या बल्क पाउडर्स को, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही पैकेजिंग करनी होती है जो हमारे पाउडर को प्रिवेंट कर सके, इन तीनों चीज़ों से बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके कि ख़राब ना हो। हमने इतनी मेहनत भी की है और मेहनत करने के बाद ख़राब हो जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। और यहीं पर हमारे कंपाउंड पाउडर्स प्रिपेयर हो जाएंगे और ये प्रोसीजर एंड हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारे डस्टिंग पाउडर्स। डस्टिंग पाउडर्स जो होते हैं वो हम उनको टॉपिकली यूज़ कर सकते हैं, अपनी स्किन के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। स्किन पे हो गया या म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे वो अपना एक थेराप्यूटिक पर्पस या थेराप्यूटिक इफेक्ट शो कर सके। इसमें हमारा क्या होता है, जितने भी हमारे जिस टाइप से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं या एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो इनर्ट एक्सीपिएंट से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद एक फाइन ग्राउंड पार्टिकल प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। उसको हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि फ्री फ्लोइंग पाउडर है। आप इसको डायरेक्टली ना अपने किसी भी लाइक स्किन पे लगा सकते हो, जिससे कि वो अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करेगा। कभी कभी जो मोस्टली हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं, एक तो स्किन कंडीशन में यूज़ करते हैं, जब स्किन कंडीशन हो, कोई फ्रिक्शन हो रहा हो कि आपस में थोड़ा सा हमारी बॉडी फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रही हो, रगड़ लग रही हो, तब भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में तब यूज़ कर सकते हैं, कभी कूलिंग सेंसेशन के टाइम पे एक तरीके से हम ये पाउडर्स तब यूज़ करते हैं। हमारे डस्टिंग पाउडर्स में भी ना टाइप्स हैं। एंटी फंगल जो होता है, जैसे कि हमारी कोई फंगस इन्फेक्शन हुआ है स्किन पे, फंगस इन्फेक्शन के टाइम पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली हमारी स्किन पे, जैसे कि एथलीट्स फुट हो गया या जॉ किच हो गई, इस तरीके से। एंटी प्यूरेटिक में क्या होता है, जैसे कि कभी कभी ना हमें इचिंग होने लगती है, इचिंग है या कभी स्वेलिंग आ गई है, इन्फ्लेमेशन हो गया, तो हम तब यूज़ कर सकते हैं। जैसे कभी हमारे इंसेक्ट बाइट है या एक्जिमा है, इस टाइम पे हम एंटी प्यूरेटिक पाउडर्स यूज़ कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक पाउडर सबको पता है, जब हमारे कभी भी माइनर कट्स लग जाए, बर्न हो जाए, उससे हमें इन्फेक्शन बचाना है, तो तब भी हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ये एंटीसेप्टिक पाउडर यूज़ कर सकते हैं। एब्जॉर्बेंट का काम क्या होता है, जब भी आपका कहीं भी थोड़ा सा मॉइस्चर हुआ
ठीक है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए ये पाउडर आप डस्टिंग पाउडर यूज़ कर सकते हो। एस्ट्रिंजेंट पाउडर किस लिए यूज़ होता है हमारा? एस्ट्रिंजेंट पाउडर हमारा यूज़ होता है जब भी कोई हमारे इन्फ्लेमेशन हो गया है वहाँ पे यूज़ करेंगे। इन्फ्लेमेशन के टाइम पे हमारी कोई स्किन डैमेज हो गई है, हम तब भी हम इसको एस्ट्रिंजेंट पाउडर की तरह यूज़ कर सकते हैं। किसको? डस्टिंग पाउडर को। हमारे ना हर चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, वहीं पे हमारे डस्टिंग पाउडर का एडवांटेज ये है हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आप उसको ना स्प्रिंकल कर लो या डायरेक्टली उसे पाउडर पफ के थ्रू अफेक्टेड एरिया पे लगा सकते हो। ये हमारा बहुत एप्लीकेशन इसका बहुत ईजी है, ग्रीसी नहीं होता कि आपको आपकी स्किन पे चिपक जाए या रह जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप ना इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो, मतलब आप इसको ड्राई फील कर सकते हो। कूलिंग इफेक्ट भी देगा आपको, जैसे कहीं पे इरिटेशन है या इचिंग हो रही है तो एक तरीके से ना थोड़ी देर के लिए कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा जिससे आपको चिपचिपा फील ना हो या आपको इरिटेशन ना हो, उस टाइम भी एज एन एब्जॉर्बेंट यूज़ कर सकते हो आप। वहीं पे इसका डिसएडवांटेज भी है। क्या होता है इससे ना लिमिटेड ड्रग पेनिट्रेशन होता है। हम टॉपिकली जब हम इसको अप्लाई करते हैं ना तो कुछ ही पोर्शन जो होता है हमारा ड्रग का वो बॉडी तक या स्किन तक पहुंच पाता है, क्योंकि पेनिट्रेट नहीं कर पाता और इतना इफेक्ट नहीं शो कर पाता जितना उसको करना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। तो इसका ना लिमिटेड ड्रग पेनिट्रेशन है तो इसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी कम होगा। इनकंसिस्टेंट कवरेज क्या होता है, एक थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है आपको। जैसे ये पाउडर है ना इसमें एक नॉन ग्रीसी है तो एक ना कवरेज हमारा ये नहीं कह सकते कहीं पे ज़्यादा पड़ गया कहीं पे कम हो गया, तो हमारा पाउडर जो है लाइक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। कहीं पे ज़्यादा हो गया पाउडर खोला और एकदम ज़्यादा सा गिर गया तो वहाँ ज़्यादा ड्रग पहुँच गई, कहीं पे थोड़ा हुआ तो वहाँ, तो एक ना इनकंसिस्टेंट है, मतलब ड्रग कवरेज जो होगा या ड्रग हमारी जहाँ पे पहुँचनी है डिस्ट्रीब्यूशन वो कम होगा। इनहेलेशन रिस्क, चांसेस है कि जो आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ना आप गलती से इनको इनहेल ना कर लो, और कभी आप कर भी लोगे तो थोड़ा सा ना रेस्पिरेटरी इरिटेशन या कोई और इशू हो सकता है। तो ये हमारा डस्टिंग पाउडर इसलिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं। मैसी एप्लीकेशन, आप इसको ना जब अप्लाई करोगे तो कभी इधर गिरा रहे हो कभी उधर, थोड़ा सा इसको स्प्रेड करने में प्रॉब्लम आती है कि कितना पाउडर किस जगह जाना है या कितना लगना था, कहीं ज़्यादा हो गया कहीं कम हो गया, आपको पता नहीं चलेगा ना, तो थोड़ा सा मैसी है। इधर उधर थोड़ा सा पता चला लगाना हमें हाथ पे था, यहाँ जहाँ पे बर्न हुआ है तो उसके साइड में भी फैल गया दूसरे पार्ट में, तो इसलिए थोड़ा सा मैसी है ये। हमारे ना दो एग्जाम्पल है, माइकोनाजोल हो गया है और एक हमारा बोरिक एसिड पाउडर है। जो माइकोनाजोल है वो हमारे स्किन इन्फेक्शन को ट्रीट करने में काम आता है। जब भी कभी स्किन इन्फेक्शन हुआ हो किससे, फंगस से या एथलीट फुट हुआ हो तो हम माइकोनाजोल पाउडर यूज़ कर सकते हैं। बोरिक एसिड पाउडर हमारा एंटीसेप्टिक डस्टिंग पाउडर होता है। याद रखना ये एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, डे टू डे लाइफ में आप यूज़ कर सकते हो इनको। जैसे कभी माइनर कट्स हैं, स्क्रैप्स हैं, बर्न्स हैं तो हम बोरिक एसिड का पाउडर यूज़ कर सकते हैं एज एन एंटीसेप्टिक। फिर आते हैं हमारे एफरवेसेंट पाउडर्स। एफरवेसेंट पाउडर्स वो पाउडर्स होते हैं या फार्मास्यूटिकल डोज हो जाती है जब हम उसको पानी में डालते हैं ना तो डिसॉल्व होते हैं और एक ना फिज प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि कार्बोनेटेड सॉल्यूशन हो गया। आपने देखा होगा एफरवेसेंट में कभी कभी लाइक बबल्स फॉर्मेशन होता है, एफरवेसेंस आ जाता है। या फॉर एग्जाम्पल एफरवेसेंट पाउडर नहीं, एफरवेसेंस बताते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है ना, आपने सोडा ड्रिंक्स देखी होगी, सॉफ्ट ड्रिंक्स में आप उसको ओपन करोगे सॉरी आई कैच कोल्ड, ओके, तो इसलिए तो यहाँ पे एफरवेसेंट जैसे सोडा ड्रिंक्स हो गए या सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, जब हम उनको ओपन करते हैं ना तो एक एफरवेसेंस आता है। एफरवेसेंट होते हैं वो बबल फॉर्मेशन या फिजी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कार्बोनेटेड सॉल्यूशन है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इसमें क्या होता है, एपीआई प्रेजेंट होता है किसके साथ, एसिड और बेस के मिक्सचर के साथ एपीआई होगा हमारा, जो जब रिएक्ट करेगा ना तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। जैसे हमारा पाउडर है कोई भी और वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, CO2 जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया API। इसमें एफरवेसेंट जैसे कॉमनली हम ओरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ करते हैं, ये कहीं और हम यूज़ नहीं करेंगे, हम ओरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ करेंगे। और इसको फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, जैसे हमारे एफरवेसेंट में आ जाता है एंटासिड पाउडर्स। जब भी कभी आप देखोगे स्टमक एसिड को रिलीव करना हो या वो न्यूट्रलाइज करना हो, हीट बर्न, इंडाइजेशन, एसिड फ्लक्स को, तो हम क्या यूज़ करते हैं, एंटासिड पाउडर्स यूज़ करते हैं। ये भी एक तरीके से एफरवेसेंस देता है, मतलब लाइक एफरवेसेंट पाउडर्स आते हैं। एनाल्जेसिक्स में कुछ हेडेक्स, मसल पेन के लिए यूज़ करते हैं। फिर हमारा कोल्ड एंड फ्लू पाउडर्स में यूज़ करते हैं,
वहाँ भी एफरवेसेंट पाउडर अवेलेबल है विटामिन्स एंड मिनरल्स में, क्योंकि हमारे बहुत इजी हो जाता है उनको लेने के लिए। कॉमन अगर आप देखोगे ना, जैसे आपने आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आपने सुना होगा इनो के बारे में, डिस्प्रिन के बारे में, ठीक है, इनके बारे में तो आई थिंक सबने सुना ही होगा। तो इस तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो, जब भी इनो डालते हैं तो एक एफरवेसेंस आता है, ठीक है, या डिस्प्रिन उस टाइम भी थोड़ा सा हमारा आता है, तो वो एफरवेसेंट पाउडर्स आ सकते हैं। और एडवांटेज और डिसएडवांटेज सबके होते हैं। एडवांटेज ये है कि ये जल्दी काम करना शुरू कर देता है, टेस्ट में एक हमारा फ्लेवर होता है तो टेस्ट अच्छा कर देता है, आराम से हम इसको इनटेक कर सकते हैं, स्वॉलो कर सकते हैं। बायो अवेलेबिलिटी भी अच्छी है क्योंकि इसका सॉल्यूबल है और जब जल्दी पहुंचेगा, जल्दी एक्शन करेगा, तो ये बायो अवेलेबल भी है। और हमारे स्टमक के लिए ना जेंटल भी है, जैसे हमारे स्टमक में इरिटेशन हो रही है किसी भी एपीआई से, तो वहाँ पे एक थोड़ा सा रिलीफ भी प्रोवाइड करता है। डिसएडवांटेज क्या है, ये सेंसिटिव है थोड़ा सा मॉइस्चर को लेके, पैकेजिंग और स्टोरेज में हमें ध्यान रखना होगा जिससे कि इसमें रिएक्शन ना हो जाए अंदर। एक थोड़ा सा लेस स्टेबल है, अगर मॉइस्चर कैप्चर कर लिया इसने, मॉइस्चर सेंसिटिव है, तो देखो पानी से रिएक्ट होके तो एफरवेसेंट बना ही रहा है, तो एफरवेसेंट पाउडर को हमें मॉइस्चर से ही प्रोटेक्ट करना है। लेस स्टेबल है, रिएक्ट ना कर जाए, इसकी शेल्फ लाइफ भी थोड़ा क्या होता है, हमें कम रखनी पड़ती है उस हिसाब से टाइम के अकॉर्डिंग, तो लेस स्टेबल है, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। बल्कि पैकेजिंग इसमें क्या होता है, लार्जर या थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में इसको पैकेज किया जाता है, पैकेजिंग इसकी लार्जर वॉल्यूम में होती है। कॉस्ट जो है ये थोड़े से ना एक्सपेंसिव होते हैं दूसरे डोजेज फॉर्म से, जैसे टैबलेट से ज़्यादा एक्सपेंसिव क्या होगा हमारा एफरवेसेंट पाउडर, तो यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है अगर देखें तो हम, ठीक है। हमारे कुछ जैसे एग्जाम्पल आ गए एल्का सेल्सर, इसमें हमारा एंट्री एसिड जो होता है ना कि एनाल्जेसिक पाउडर है, ठीक है, एनाल्जेसिक पाउडर में एफरवेसेंट हो गया, एफरवेसेंट पाउडर में हमारा एस्प्रिन, सिट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमारे हीट बर्न, इंडाइजेशन और इस तरीके से रिलीव कराते हैं, ठीक है। हमारा एफ्रेलागन जो हमारा एनाल्जेसिक पाउडर है, जैसे कि जिसमें हमारा क्या होगा, इस पाउडर के अंदर देखो ये पाउडर्स एफरवेसेंट पाउडर्स बने होते हैं, लेकिन इनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारा वही होगा जो हम पेन या फीवर को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, बैरोका, थेराफ्लू, सब काम वही करेंगे, बट एज इन उसका जो पाउडर हमने जो डोजेज फॉर्म थी उसको हमने चेंज करके एफरवेसेंट पाउडर कर दी, जिससे कि जल्दी काम कर सके, और बहुत सारी चीज़ें जो हमने देखी है। फिर आते हैं एफ्लोरेसेंट पाउडर्स। एफ्लोरेसेंट पाउडर्स क्या होते हैं, उनमें हाइड्रेट्स रहते हैं, इन फार्मास्यूटिकल पाउडर्स में हाइड्रेट होता है, या ये बोल लो ऐसे सब्सटेंस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्रिस्टल फॉर्म्स में या क्रिस्टल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एफ्लोरेसेंट पाउडर्स, ठीक है। अब जब जैसे कि हमारा हाइड्रेट है, लो ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में है, अगर उसको एक्सपोज कर देंगे हम, या फिर ये सोचो हीट के सब्जेक्ट में आ जाए, तो वो क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देते हैं। जब भी कभी ये ऐसा हुआ कि ह्यूमिडिटी लो है या कुछ प्रॉब्लम है हीट का, तो क्या करेंगे, वो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देंगे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंट पाउडर हमारा कोई स्पेसिफिक डोजेज फॉर्म नहीं है, बट हाँ फॉर्मुलेशन में, फार्मास्यूटिकल्स फॉर्मुलेशंस में यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते कि आप अलग से हम एफ्लोरेसेंट पाउडर्स एक डोजेज फॉर्म की तरह यूज़ करेंगे, बट हाँ एक तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। हमारा एफ्लोरेसेंट पाउडर बल्क पाउडर्स में, ठीक है, उसके टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, डिवाइडेड पाउडर्स हैं, टॉपिकल पाउडर्स हैं, डस्टिंग पाउडर्स हैं, तो इस टाइम हम इनको ना यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। एडवांटेज वही है, सॉल्युबिलिटी इम्प्रूव करेगा ये, जैसे हमारे मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, वो सॉल्युबिलिटी बढ़ाता है कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस की, वो हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन में काम आते हैं। अब हाइड्रेशन का बेनिफिट क्या है, कुछ एफ्लोरेसेंट पाउडर हैं, कुछ फॉर्मुलेशन में वो हाइड्रेशन मेंटेन रखेंगे जो कि हमारे टॉपिकल एप्लीकेशन में काम करें, जैसे कि जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट चाहिए वहाँ पे हाइड्रेशन बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। डिसएडवांटेज वही स्टेबिलिटी इशू, कि अगर ये ज़रा सा भी किसी भी इन्वायरमेंटल उससे रिलीज़ हुआ या ह्यूमिडिटी या उससे, तो थोड़ा सा इसकी स्टेबिलिटी इशू हो सकता है अपीयरेंस में या बहुत सारी चीज़ों में। इन्वायरमेंट सेंसिटिव है, ह्यूमिड है, टेम्परेचर है, तो ये क्या करेगा, एकदम से पानी रिलीज़ कर देगा, वाटर रिलीज़ कर देगा, तो इसके ना स्टेबिलिटी नहीं है प्रोडक्ट की, एक तरीके से स्टेबिलिटी इशू आ जाता है।
पोटेंशियल फॉर वेट लॉस। अब नॉर्मल सी बात है, जब ये रिएक्ट करेगा किसी चीज़ से, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे तो उसका वेट लॉस भी नॉर्मल होगा। बेचारा अपना सारा वेट लॉस कर देगा रिएक्ट होने के टाइम पे। तो हमारे ना एफ्लोरेसेंट पाउडर्स के डिसएडवांटेज हैं। हमारे एफ्लोरेसेंट पाउडर्स में ना सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्राइट आता है, इसको हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। ये हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट नहीं है, बट हम इसको एफ्लोरेसेंट पाउडर्स का एग्जाम्पल की तरह पढ़ सकते हैं। जब जैसे ही ये एक्सपोज होगा एयर से तो ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा जो किस क्या बच जाएंगे, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, सॉरी। फिर है हमारा एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट है हमारा मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। इसको क्या होगा, हम लेक्सेटिव या सोकिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। एप्सम सॉल्ट हमारा वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है जब वो एयर से एक्सपोज होता है, ठीक है। इसका थोड़ा सा टेक्सचर और अपीयरेंस में भी चेंज आ जाता है। फिर आते हैं हमारे हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स। आप ना ये देखो, ये पाउडर्स की वो फिजिकल स्टेट है या वो प्रॉपर्टीज़ हैं, हर पाउडर की अपनी अपनी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। वही इनकी पाउडर्स की प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ रहे हो। एफ्लोरेसेंट पाउडर्स की प्रॉपर्टी क्या है, जैसे अब यहाँ हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स है। हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं मॉइस्चर इन्वायरमेंट से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, उन्हें हम हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स बोलते हैं। जैसे कि ये पाउडर्स ना वाटर वेपर ले लेते हैं एटमॉस्फेयर से, ज़रा सा इनको ना क्या एक ध्यान रखना पड़ता है, इनको कवर करके रखना पड़ता है इनका। अगर जैसे ये एकदम से मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गए या एयर के कांटेक्ट में आ गए तो एकदम ना ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके पानी पानी हो जाते हैं। अगर आप देखोगे आपका सॉल्ट है, आप सॉल्ट को ना खुला छोड़ दो, खुला छोड़ने के बाद कुछ टाइम बाद या कुछ दिन बाद आप देखोगे उसमें पानी पड़ जाता है, ठीक है। वो हमारे हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स के फॉर्म में आप देख सकते हो। एग्जाम्पल है, मतलब लिख मत आना सॉल्ट कभी लिखा हुआ जाके, अगर है ठीक है। तो थोड़ा सा वेट हो जाता है हमारा पाउडर, गीला हो जाएगा। और हमारी बहुत सारी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस हैं जहाँ पे ये देखा गया है, मतलब हम इसको देख सकते हैं, यूज़ भी हुआ है। जैसे कि बल्क पाउडर्स हैं, डिवाइडेड पाउडर्स हैं, अदर डोजेज फॉर्म में भी हमने यूज़ किया है। हमारा जैसे हाइग्रोस्कोपिक में माइल्डली में आता है, जैसे कि कोई पाउडर है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा स्लोली, मतलब धीरे से एब्जॉर्ब होगा, ऐसा नहीं है एकदम से कांटेक्ट में आया और एब्जॉर्ब कर लिया। मॉडरेटली क्या होगा, जितना ज़्यादा एक मॉडरेट अमाउंट में एब्जॉर्ब कर लेगा मॉइस्चर इन्वायरमेंट से। डेलिक्वेसेंट, देखो सबका अपना अपना है, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब तो करेगा लेकिन एक लिमिटेड एक्सटेंट तक। इसकी लिमिट है कि मैं इतना ही एब्जॉर्ब करूंगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पानी पानी हो जाऊं, नहीं, ठीक है। मॉडरेटली हमारा थोड़ा मॉडरेट अमाउंट को मॉइस्चर को एब्जॉर्ब। डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस पता है क्या करते हैं, एकदम से ना हाईली हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके अपनी स्टेट ही चेंज करते हैं। सॉलिड से ना एकदम मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद ये लिक्विड स्टेट में पहुंच जाते हैं या एक सॉल्यूशन बन जाता है, वो होते हैं हमारे डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस, पाउडर्स कह लो। एडवांटेज क्या है, इनकी सॉल्युबिलिटी ना बढ़ जाती है। हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स जो है वो सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। जब एब्जॉर्प्शन डिसोल्यूशन का टाइम आता है ना, वहाँ हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स बहुत यूजफुल होते हैं। हाइड्रेशन बेनिफिट्स इसलिए क्योंकि ये हाइड्रेशन मेंटेन रखते हैं। जैसे कोई भी टॉपिकल फॉर्मुलेशन लगानी हो, वो मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आके एकदम से आपको सॉल्युबिलिटी या मॉइस्चर प्रोवाइड करके हाइड्रेशन देगा, वो ईजी हो जाएगा टॉपिकल फॉर्मेशन हमारा स्किन पे लगाने के लिए। डिसएडवांटेज क्या है, वही देखो भाई, एडवांटेज इन पाउडर्स का सिर्फ ये है कि ये स्टेबिलिटी नहीं मेंटेन कर पाते, अपीयरेंस में चेंज हो जाएगा, इनकी फ्लो प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाएगा, क्योंकि जब ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं ना तो अपना स्टेट ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट से सेंसिटिव है, जरा सा ह्यूमिडिटी इनसे बर्दाश्त नहीं होती, टेम्परेचर चेंज बर्दाश्त नहीं होता, तो इस तरीके से ये इफेक्ट करता है रेट ऑफ मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन और स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ये थोड़ा सा हमारा सेंसिटिव है। पोटेंशियल वेट गेन हो जाएगा इसमें, उसमें जो ऊपर एफ्लोरेसेंट पाउडर से उसमें वेट लॉस हो रहा था, इसमें वेट गेन हो रहा है। इसमें वेट गेन इसलिए होगा, नॉर्मल सी बात है, आप कभी मॉइस्चर अंदर ले रहे हो, उसमें वो बाहर फेंक रहा था, ठीक है, कॉन्टेक्ट इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्ट में आके वो बाहर दे रहा था। अब यहाँ हाइग्रोस्कोपिक पाउडर में ये क्या करेंगे, मॉइस्चर को ले लेते हैं, एयर या इन्वायरमेंट से ये मॉइस्चर को अपने अंदर ले लेते हैं और फिर ये लिक्विडिफाई हो जाते हैं। तो क्या होता है, ये पोटेंशियली वेट गेन करते हैं, ये इनका एक डिसएडवांटेज है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, सबके याद रखना, कभी कभी नहीं, मोस्टली क्या होता है आपके एग्जाम्स में आ जाता है
एग्जाम्पल ऑफ हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स, एग्जाम्पल ऑफ इफ्लोरोसेंट पाउडर, एग्जाम्पल ऑफ इफ्लोरोसेंस पाउडर, या जो भी है याद रखना एग्जाम्पल। हमारा हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स में आता है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड एक तरीके से हमारा पोटेशियम सप्लीमेंट भी है, हाइग्रोस्कोपिक है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है एनवायरनमेंट से, तो पोटेशियम क्लोराइड उसमें एक एग्जाम्पल है। एस्कॉर्बिक एसिड, ये हमारा माइल्डली हाइग्रोस्कोपिक है। जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है, एयर से एक्सपोज हो जाता है, तो वहाँ पे ये जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है तो एक तरीके से हमारा हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स के अंडर में भी आता है। ठीक है, फिर आता है हमारा यूटेक्टिक मिक्सचर। यूटेक्टिक मिक्सचर्स ना थोड़े से लाइक चैलेंज है, एक चैलेंज देते हैं ये। जब फॉर्मुलेशन हो रही हो, कंपाउंडिंग है, स्टोरेज, उस टाइम पे ना थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है कि वो यार इसको करना कैसे है, मतलब थोड़ी सी परेशानी प्रेजेंट कर देता है ये। जब हमारे दो और दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स हो जाते हैं ना किसी पाउडर में, तो वो एक यूटेक्टिक मिक्सचर बना देते हैं। कभी क्या होता है, इनका मास स्टिकी, पेस्टी या लिक्विड लाइक हो जाएगा जब ये अपने मेल्टिंग पॉइंट के पास आएंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इनका जो होगा लोअर होगा इंडिविजुअल कंपाउंड का। मतलब एक आप ये सोचो, जब दो लोग एक साथ आते हैं ना तो कुछ चैलेंजेस तो आएंगे, ये तो नॉर्मल सी बात है। ह्यूमन लाइफ में भी जब देखोगे आप, कभी शादियाँ होती है, शादियों के टाइम पे भी होता है ना, दो लोग एक साथ आते हैं तो तब भी प्रॉब्लम होती है, एडजस्टमेंट इश्यूज आते हैं, कॉम्प्रोमाइज इश्यूज, सेक्रीफाइस, जो भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ऐसे ही इसमें फॉर्मुलेशन के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी स्टेबिलिटी हो गया या फिर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से भी। तो एक तरीके से, और जब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन आता है ना, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, हैंडलिंग के टाइम पे भी डिफ़िकल्ट रहता है, प्रोसेसिंग या उनकी स्टेबिलिटी फाइनल डोजेज फॉर्म में मेंटेन रखने में थोड़ी सी परेशानी आती है। और यहाँ पे ना ये मिक्सचर हमारा ड्रग रिलीज प्रोफाइल, बायो अवेलेबिलिटी या थेरेप्यूटिक एफिकेसी पे भी इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, मतलब ये बोल सकते हो, जैसे हमने देखा था ना कि हम कंपाउंड पाउडर्स बनाते हैं, तो उस टाइम पे ये यूटेक्टिक मिक्सचर बनाने के टाइम पे भी हमारे ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। और हम क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर सकते हैं कि हम यूटेक्टिक मिक्सचर्स को एड्रेस कर सकें। अब स्ट्रैटेजीज़ में हमारा फिज़िकल सेपरेशन, आप उनको ना फिज़िकली सेपरेट कर दो दोनों कंपाउंड को। कैसे कि माइक्रो एनकैप्सुलेशन है, उसमें हम ना एक को कोट कर देंगे, या तो एक को कोट कर देंगे या दोनों को ही कोट कर देंगे। तो इन दोनों का ना डायरेक्ट कांटेक्ट ही नहीं होगा, तो उससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा तो क्या फॉर्म नहीं करेगा, हमारा यूटेक्टिक मिक्सचर ही नहीं बनेगा। यूटेक्टिक मिक्सचर फॉर्मेशन नहीं होगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक तो हम फिजिकली उनको सेपरेट कर दें। मॉडिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट में क्या होता है, हम उनकी केमिकल और फिजिकली उनको मॉडिफिकेशन कर दें। जैसे कि हम सॉल्ट डिफरेंट यूज़ कर लें या पॉलीमॉर्फ यूज़ कर लें, सॉल्वेट्स यूज़ कर दें, जो क्या करेगा उसके मेल्टिंग पॉइंट को ना ऊपर नीचे करके और यूटेक्टिक फॉर्मेशन को कम कर देगा। ठीक है, हम मॉडिफिकेशन कर देंगे। या फिर एडिटिव्स यूज़ करो, जैसे डाइलुएंट्स हैं, स्टेबलाइजर्स हैं, एंटी केकिंग एजेंट्स हैं, वो यूज़ कर सकते हैं हम एक्स्ट्रा एडिटिव्स की तरह, जो प्रिवेंट करेंगे यूटेक्टिक फॉर्मेशन का, कि कैसे मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे इंट्रैक्शन उन दोनों के बीच का, या उनके मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा अप एंड डाउन आ जाएगा सिर्फ इन लोगों की वजह से। ठीक है, बात ये है कि हमें ना तीसरा पार्टी इन्वॉल्व करना है, 3 व्हीलर लेकर आना है इसमें। ठीक है, कंट्रोल्ड स्टोरेज फॉर्म कंडीशंस में हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है वो भी एक तरीके से हेल्प कर सकता है यूटेक्टिक मिक्सचर ना बनने में। ठीक है, स्टोरेज कंडीशन हमारी अगर एक मेंटेन रहेंगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा यूटेक्टिक मिक्सचर नहीं होगा और यूटेक्टिक का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम यूटेक्टिक मिक्सचर ना बनने दें या उसको स्टेज पे ना पहुंचने दें, उसके लिए हमारी स्ट्रैटेजीज है।